Friends, welcome back in Intelligence Career Institute. Myself, Dr. Intikha Badr. Today I am discuss about the Hardy-Weber principles, factors affecting Hardy-Weber principle. ठीक है बेटा, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो आज हम पढ़ने जा रहे हैं बेटा. क्या नाम है इसका? फैक्टर्स अफेक्टिंग Hardy-Weber प्रिंसिपल. ठीक, फैक्टर्स अफेक्टिंग Hardy-Weber प्रिंसिपल. तो 5 फैक्टर होते हैं जो अफेक्ट करते हैं. पहला है बेटा जीन माइग्रेशन, या हम लोग कहें बेटा जीन फ्लो. ठीक है, जीन माइग्रेशन और जीन फ्लो. दूसरे फैक्टर हैं बेटा जेनेटिक ड्रिफ्ट. क्लियर? जेनेटिक ड्रिफ्ट को हम लोग डिटेल पढ़ेंगे. ठीक है बेटा. तीसरा फैक्टर होता है म्यूटेशन. ठीक है. चौथा फैक्टर है जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन. पांचवा फैक्टर है बेटा सबसे इंपॉर्टेंट नेचुरल सिलेक्शन, जो सेलेक्ट करता है, सर्वाइवल ऑफ द स्पीशीज को बताता है, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट को बताता है. डार्विन साहब की थ्योरी, डार्विन साहब ने दिया था नेचुरल सिलेक्शन. यानी हम लोग इन्हीं 5 फैक्टर की बात करेंगे वन बाय वन, सारे फैक्टर को. म्यूटेशंस तो अगर बात करें बेटा, हम लोग म्यूटेशंस की बात कर चुके हैं जेनेटिक्स में भी, और इसके पहले ह्यूगो डिवरीज के प्रिंसिपल में भी, और जेनेटिक रिकॉम्बिनेशंस की भी बात की थी, नेचुरल सिलेक्शन की भी बात की थी. मेनली हमें डिटेल जो पढ़ना है वो जीन माइग्रेशंस है और जेनेटिक ड्रिफ्ट पढ़ना. क्लियर है? इन तीनों चीज़ों के बारे में आपको आइडियाज़ हैं पहले से ही, लेकिन हम फिर भी थोड़ा थोड़ा सा बता देंगे ताकि बात मुकम्मल हो जाए. तो हम लोग फैक्टर्स अफेक्टिंग Hardy-Weber प्रिंसिपल पे कौन कौन से फैक्टर अफेक्ट करते हैं हम लोग इसकी बात करेंगे. तो चलिए शुरुआत करते हैं हम लोग जीन माइग्रेशंस और जीन फ्लो से. क्लियर है? मेरे ख्याल से ये बात आपको समझ में आ रही होगी. अब मैं शुरुआत करता हूँ जीन माइग्रेशंस और जीन फ्लो. चलिए, तो पहला हम लोग बात करते हैं जीन माइग्रेशंस और जीन फ्लो. आप मान लीजिए एक पॉपुलेशन मैं इधर दिखा रहा हूँ, एक पॉपुलेशन ए है ये, एक पॉपुलेशन ये है बी. यहाँ पे अगर हम लोग देखें बेटा, ये फ्लीज हैं. क्या है ये? ये जो है फ्लीज है. ये जो है फ्लीज है. इसमें से वाइट फ्लीज भी हैं, देखते रहिएगा. ये क्या है बेटा? ब्लैक. ये भी क्या है? ब्लैक. इसमें 2 फ्लीज हैं, वाइट फ्लीज हैं और ब्लैक फ्लीज हैं. ज़्यादा कौन है बेटा? वाइट वाला. पॉपुलेशन बी से माइग्रेशंस हो गया बेटा वाइट फ्लीज का. जो पॉपुलेशन यहाँ पे अगर हम लोग देखें पॉपुलेशन ए में जो हम लोगों को फ्लीज देखने को मिली वो बेटा ब्लैक यहाँ पे ज़्यादा थी. ये ब्लैक है और ये भी बेटा जो है क्या है? ये ब्लैक है. क्लियर है?
तो पॉपुलेशन ए और पॉपुलेशन बी में अगर हम लोग देखें, हम लोग को एक ख़ास चीज़ देखने को मिल रही है कि पॉपुलेशन बी में अगर हम लोग देखें वाइट फ्लीस ज़्यादा हैं, ब्लैक फ्लीस कम हैं, और पॉपुलेशन ए में हम लोगों को ब्लैक ज़्यादा दिख रही हैं। जब यहाँ से माइग्रेशन हो गया वाइट फ्लीस का, तो एक ना एक दिन ऐसा, मतलब कभी ना कभी यहाँ पे अगर हम लोग देखें, जब यहाँ से वाइट मूव करेंगी ए की तरफ, तो यहाँ पे हमें देखने को मिलेगा बेटा कि वाइट की पॉपुलेशन यानी जीन फ्रीक्वेंसीज, जीन जो एलिल फ्रीक्वेंसीज है वो यहाँ पे कम और यहाँ पे ज़्यादा हो जाएगी। क्लियर है? बताइए भाई, जब ये मूव यहाँ करेंगे वाइट वाले, ठीक है ना, तो यहाँ पे वाइट फ्लीस की एलिलिक फ्रीक्वेंसी बढ़ेगी और यहाँ पे वाइट वाले की क्या होगी बेटा? कम होगी। क्लियर है? इसी को हम लोग बोलते हैं बेटा जीन माइग्रेशंस और जीन फ्लो। या हम लोग कहें, अगर लैंग्वेज में हम लोग कन्वर्ट करें इसको, तो हम लोग कह सकते हैं गेन और लॉस ऑफ एलिल फ्रीक्वेंसीज बाय इमिग्रेशन और आइमिग्रेशन। इमिग्रेशन और माइग्रेशन। ठीक, गेन एक तरफ गेन हो रहा है, एक तरफ लॉस हो रहा है। गेन और लॉस ऑफ एलिल फ्रीक्वेंसीज बाय इमिग्रेशंस और माइग्रेशंस। क्या ये बात क्लियर है बेटा? बताइए फटाफट। अगर क्लियर हो तो अच्छी बात है, ना क्लियर हो तो बताओ, दोबारा बताएं। मेरे ख्याल से बात क्लियर होगी। ठीक है ना? गेन और लॉस ऑफ एलिल फ्रीक्वेंसी इन पॉपुलेशंस बाय मूवमेंट ऑफ इंडिविजुअल वाया इमिग्रेशंस और आइमिग्रेशन। हम लोग माइग्रेशंस कहें, बाय इमिग्रेशंस, माइग्रेशन, या हम लोग इसको कह लें इमिग्रेशन। ठीक है, क्योंकि एक तरफ से एग्जिट हो रहे हैं, एक तरफ इनकमिंग। इमिग्रेशन का मतलब होता है कि एग्जिट होना, इमिग्रेशन का मतलब होता है इनकमिंग। एक तरफ गेन हो रहा है, एक तरफ लॉस हो रहा है। ठीक है ना? गेन और लॉस ऑफ एलिल फ्रीक्वेंसी इन पॉपुलेशंस, फ्रीक्वेंसी इन पॉपुलेशंस बाय इमिग्रेशंस और आइमिग्रेशंस। बताइए भाई, अगर ये बात क्लियर हो जीन माइग्रेशंस और जीन फ्लो, तो मैं दूसरा टॉपिक उठाऊं, जेनेटिक ड्रिफ्ट की बात करूं। मेरे ख्याल से बात क्लियर है। ठीक है? चलिए अब हम लोग बात करते हैं बेटा, अगला टॉपिक हमारा था जीन माइग्रेशन और जीन फ्लो के बाद बॉटल नेक इफेक्ट। ठीक है, बॉटल नेक इफेक्ट कर रहा हूँ, जीन जेनेटिक ड्रिफ्ट। क्लियर है? अब हम लोग बात करते हैं जेनेटिक ड्रिफ्ट की। ड्रिफ्ट का मतलब होता है बहुत तेजी के साथ फ्लक्चुएशन होना। ड्रिफ्ट ब्लास्ट भी आपने पढ़ा होगा, बहुत तेजी के साथ चेंज। जेनेटिक ड्रिफ्ट में पहला पॉइंट बेटा, इट इज एप्लीकेबल फॉर स्मॉल पॉपुलेशन। ठीक है, स्मॉल पॉपुलेशंस के लिए एप्लीकेबल होगी। ठीक है? ठीक है बेटा, स्मॉल पॉपुलेशन हम लोग ये कहें changes in gene pool of a population due to chance। क्लियर? मतलब जीन पूल में, पॉपुलेशन की जीन पूल में चेंज हो चांस की वजह से, बाय अ चांस। इट इज़ एप्लीकेबल फॉर, या हम लोग कहें चेंजेस इन जीन पूल ऑफ ए स्मॉल पॉपुलेशन। स्मॉल लिखें तो ज़्यादा सही है, क्योंकि स्मॉल पॉपुलेशन होगी तभी हम लोगों को जो है दिखेगा। ड्यू टू चांस इज कॉल्ड जेनेटिक ड्रिफ्ट। अब हम लोग बात करते हैं जेनेटिक ड्रिफ्ट में बेटा दो चीज़ों की, दो इफेक्ट पढ़ेंगे हम लोग।
एक हम लोग पढ़ेंगे बॉटल नेक इफेक्ट, दूसरा फाउंडर इफेक्ट। एक हमारी एनसीईआरटी में दिया है, दूसरा नहीं दिया है, तो हम लोग दोनों की बात करेंगे, समझेंगे इसको। क्लियर है? मैं इसको रफ कर दे रहा हूं। चलिए देखिए, अब हम लोग बात करते हैं बेटा बॉटल नेक इफेक्ट की। ठीक है, ये देखिए आप, एक बॉटल का नेक है। यहां पे अगर हम लोग देखें कुछ स्मॉल साइज एंड लार्ज साइज के पार्टिकल हैं, ठीक। और इस नेक से समझिएगा, इस नेक से जो लार्ज पार्टिकल हैं, ठीक है, आप कंचा समझिए, जो कंचा आप खेलते होंगे, ठीक है। अगर हम लोग यहां से देखें बेटा, इस नेक से एक स्मॉल साइज के ही पार्टिकल निकल पाएंगे, ठीक है। जो लार्ज साइज के पार्टिकल आपको दिख रहे हैं वो नहीं निकल पाएंगे, यानी ये स्मॉल साइज के पार्टिकल जो है इस नेक से निकल पाए, ठीक है। इसी को हम लोग बोलते हैं बॉटल नेक इफेक्ट। अब मैं इसी को जो है आपको दिखा रहा हूं किसी स्पीशीज को लेके, ठीक है। तो यहां पे हम लोग देखते हैं कैसे, यहां पे क्या हुआ बेटा, एक देखिए यहां पे खास साइज के पार्टिकल ही निकल रहे हैं। अब हम लोग इसको लेते हैं, यहां पे क्या हुआ बेटा, मान लीजिए कोई चांस यानी जो है डिजास्टर आ गया, कोई डिजास्टर आ गया, या वोल्केनिक इरप्शन हो गया, या वोल्केनिक इरप्शंस हो गया, ठीक है, या अर्थक्वेक आ गया, ठीक। जब अर्थक्वेक आया तो इसने जो बड़े बड़े पार्टिकल थे, बड़ी बड़ी साइज में जो ऑर्गेनिज्म थे, उनकी डेथ करा दी, ठीक है ना। ड्यू टू चांस, यानी कोई डिजास्टर आया, वोल्केनिक इरप्शंस हुआ, अर्थक्वेक आया, जिससे मैक्सिमम ऑर्गेनिज्म की क्या हो गई बेटा, डेथ। एक खास ग्रुप के लोग सरवाइव किए, एक खास ग्रुप के लोग ही सरवाइव किए। जब ये सरवाइव किए तो जाहिर सी बात है, पहले की जो हमारी बाढ़ डाइवर्सिटी थी और तब में बहुत फर्क आ जाएगा, क्योंकि बहुत सारी जो है बाढ़ डाइवर्सिटी हमारी मारी गई। एक स्मॉल वेरिएशन, स्मॉल साइज के ऑर्गेनिज्म ही आगे सरवाइव करेंगे, बात समझ रहे हैं। तो इसी को हम लोग बोलते हैं बेटा बॉटल नेक इफेक्ट। जैसे पहले मैंने आपको समझाया कि एक स्मॉल साइज के पार्टिकल ही इसमें क्रॉस कर पाएंगे, तो ताकि ये बात समझ में आए। दूसरी चीज़ मैंने इसको अप्लीकेबल किया इससे कि मान लीजिए डिजास्टर आ गया, वोल्केनिक इरप्शंस हो गया, अर्थक्वेक आ गया, तो बहुत सारी जो है बाढ़ डाइवर्सिटीज़ जो होती हैं उसमें मारी जाती हैं, सरवाइव नहीं कर पाती हैं। तो ये ख़ास ग्रुप के लोग स्मॉल पॉपुलेशन जो है सरवाइव की, ठीक है, स्मॉल पॉपुलेशन ही सरवाइव की। यानी अगर हम लोग लैंग्वेज में तब्दील करें तो हम लोग कहें रिडक्शन ऑफ एलील फ्रीक्वेंसी इन अ पॉपुलेशन, रिडक्शन ऑफ एलील फ्रीक्वेंसी इन अ पॉपुलेशन, ठीक है, बाई, किससे रिडक्शन होगा बेटा, बाई डिजास्टर, वोल्केनिक इरप्शंस, अर्थक्वेक। बात समझ में आ रही? रिडक्शन ऑफ एलील फ्रीक्वेंसी इन अ पॉपुलेशन, ठीक, पॉपुलेशन डेट drastically reduces the population, that drastically reduces the population size due to volcanic eruption, ठीक। पॉपुलेशन, रिडक्शन ऑफ एलील फ्रीक्वेंसी इन अ पॉपुलेशन drastically reduces the population size due to volcanic eruption, earthquake, volcanic eruptions, earthquake, disaster,
ठीक है, की वजह से जो चेंजेस आते हैं इसी को हम लोग बोलते हैं बेटा बॉटल नेक इफेक्ट। क्लियर है बात कि रिडक्शन हो रही है एलील फ्रीक्वेंसी इन पॉपुलेशन में ड्रास्टिकली रिड्यूसेस दी पॉपुलेशन साइज बाई किसके द्वारा, डिजास्टर आ गया, वोल्केनिक इरप्शंस हो गए, अर्थक्वेक आ गए। तो आप तो जानते हैं अर्थक्वेक आने से बहुत सारी पॉपुलेशंस तबाह बर्बाद हो जाती हैं। ठीक है, अब इसकी पॉपुलेशन, दिस पॉपुलेशन लीड्स टू स्मॉल वेरिएशन, दिस पॉपुलेशन लीड्स टू स्मॉल वेरिएशन, यानी इसमें थोड़ा बहुत वेरिएशंस होंगे। अब जो ये वैरायटीज आएंगी इसमें चेंज हो जाएंगे, स्मॉल वेरिएशंस हमें देखने को मिलेंगे। जैसे मैं आपको एक बॉटलनेक इफेक्ट का बेहतरीन एग्जांपल देता हूं, अगर इससे बात नहीं समझ में आई आपको तो इससे आप ज़रूर समझेंगे। बॉटलनेक इफेक्ट का आप एग्जांपल, मैं तो एक बात कह सकता हूं कि थर्ड वर्ल्ड वार तो मुझे नहीं पता कि कैसे लड़ा जाएगा, लेकिन हाँ फोर्थ वर्ल्ड वार मैं इतना ज़रूर कहूँगा कि जब भी लड़ा जाएगा तो वो लाठी और डंडों से लड़ा जाएगा। ठीक है, थर्ड वर्ल्ड वार का मुझे नहीं पता, लेकिन फोर्थ वर्ल्ड वार जब भी होगा तो वो लाठी और डंडों से लड़ जाएगा, क्योंकि थर्ड वर्ल्ड वार में हम लोग एटम बम, हाइड्रोजन बम का इतना ज़्यादा यूज़ कर देंगे कि हमारी जो बायोडाइवर्सिटी है पूरी तहस नहस हो जाएगी। जो ऑर्गेनिज्म है इनको पहले जैसी पत्थरों जैसी लाइफ जो है इनको पास्ट लाइफ में जीना पड़ेगा, जैसे पहले के लोग जीते थे, पत्थरों से अपना सब कुछ केव में रहते थे, गुफाओं में रहते थे, वैसी लाइफ हम लोगों को स्पेंड करनी पड़ेगी, क्योंकि बहुत ज़्यादा बायोडाइवर्सिटी जो हमारी लाखों करोड़ों साल लगे हैं डेवलप होने में, सब के सब तबाह बर्बाद हो जाएंगी। बात समझ रहे हैं मेरी? तो फोर्थ वर्ल्ड वार यानी ये हम लोग जो है इससे हम लोगों को लॉस बहुत ज़्यादा हो रहा। ठीक है, बॉटलनेक इफेक्ट से जो हम लोगों को दिख रहा है कि एलील फ्रीक्वेंसी कैसे चेंज होती है। तो यहाँ से मुझे लग रहा है जेनेटिक ड्रिफ्ट आप लोगों को समझ में आ रहा होगा कि स्मॉल पॉपुलेशन में कैसे हम लोग देखेंगे। ठीक, अगर बात समझ में आई हो तो मैं आगे बढ़ूँ, बताओ भाई। चलिए अब हम लोग जो है अगला इफेक्ट पढ़ने जा रहे हैं बेटा, जिसका नाम है, समझ में मेरे ख्याल से आ गया है सबको। अब मैं अगला जो टॉपिक पढ़ाने जा रहा हूँ आपको वो भी बड़ा इम्पोर्टेंट टॉपिक है इसी का। एक तो बॉटलनेक इफेक्ट पढ़ लिया, दूसरा टॉपिक हम पढ़ने जा रहे हैं इसी का, फाउंडर इफेक्ट। क्या पढ़ने जा रहे हैं हम लोग? फाउंडर इफेक्ट। देखिएगा अब देखिए फाउंडर इफेक्ट में हम लोग बहुत ख़ास चीज़ देखने को मिलेगी हम लोग। ये देखिए, मान लीजिए आप यहाँ पे जो है एक पॉपुलेशन हम दिखा रहे हैं यहाँ पे कि इसके अंदर इस तरीके की पॉपुलेशन थी। जो ये पॉपुलेशन हम लोगों को देखने को मिल रही है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ दिखाने जा रहा हूँ आपको। ये मान लीजिए ये ब्लैक पॉपुलेशन, क्योंकि मेरे पास रेड मार्कर नहीं, ब्लू मार्कर नहीं है, तो मैं इसको ब्लैक और वाइट में ही दिखाऊंगा आपको। ये मान लीजिए ये पॉपुलेशन जो मैं आपको यहाँ पे शो कर रहा हूँ, कुछ पॉपुलेशंस यहाँ पे हम लोगों को दिख रही हैं ब्लैक। ये क्या है बेटा? ब्लैक पॉपुलेशन है, और ये जो है वाइट पॉपुलेशन है। क्या है? वाइट पॉपुलेशन है। अगर यहाँ पे हम लोग देखें वाइट पॉपुलेशंस जो है अप्रॉक्सीमेट 80% वाइट पॉपुलेशन है, और ब्लैक पॉपुलेशन जो है बेटा 20% है। ठीक, कितने परसेंट है बेटा? 20% है। लेकिन रैंडमली हम लोगों ने एक एरिया को कॉलोनाइज किया, एक न्यू एरिया को हम लोगों ने कॉलोनाइज किया, तो रैंडमली हम लोगों ने किसी पार्टिकुलर एरिया से स्पीशीज़ को उठा लिया। अब मान लीजिए मैं यहाँ से स्पीशीज़ को उठा ले रहा हूँ। इस स्पीशीज़ को जब मैं यहाँ से उठा रहा हूँ तो उठाने के बाद मैं यहाँ पे आपको दिखा रहा हूँ ये स्पीशीज़ जो है, यहाँ पे जब मैंने स्पीशीज़ आपको यहाँ पे शो की, देखिएगा ये जो स्पीशीज़ हैं इसके अंदर जो रेशियो था बेटा, वो रेशियो रिवर्स आ रहा है। बहुत अच्छे से देखिएगा,
ये रेशियो क्या आ रहा है बेटा, रिवर्स आ रहा है। रैंडमली मैंने किसी पार्टिकुलर स्पीसीज को उठा लिया, उठाने के बाद एक स्मॉल पॉपुलेशन को उठाया, एक नया एरिया को कॉलोनाइज किया, तो यहाँ पे हम लोगों ने देखा क्या, रेशियो रिवर्स। अब यहाँ पे जो रेशियो था बेटा, अगर मैं ब्लैक की बात करूँ तो ब्लैक की पॉपुलेशन यहाँ पे 60% है, और अगर मैं वाइट की बात करूँ तो यहाँ पे बेटा 40% है। यानी यहाँ से और यहाँ से आपको कुछ चेंज देखने को मिल रहा है क्या, बताइए भाई, फिर मैं डिटेल समझाऊं, कुछ बातें आपको समझ में आ रही हैं, जल्दी बताओ मुझे। इसी को हम लोग फाउंडर इफेक्ट कहते हैं, ठीक है। मेरे ख्याल से बात समझ में आ रही है, ठीक है। चलिए अब मैं इसको लैंग्वेज में तब्दील कर रहा हूं, ये बात समझ में आ रही है। इसमें मैंने क्या किया, स्मॉल पॉपुलेशन को कॉलोनाइज किया। यहां पे मैं कहूं कि कॉलोनाइजेशन ऑफ द स्मॉल पॉपुलेशंस, चलिए यहां मैं लिखता हूं colonization of a small population, ठीक। तो colonization of a new location, ये हम लोगों ने न्यू लोकेशंस को colonize किया बाई अ स्मॉल नंबर ऑफ इंडिविजुअल। यहां से स्मॉल नंबर ऑफ इंडिविजुअल मैंने उठा लिया, colonize किया एक नए एरिया को, स्मॉल नंबर ऑफ इंडिविजुअल रिजल्टिंग इन रैंडम चेंजेस ऑफ द जीन फ्रीक्वेंसीज। जीन पूल में इसके रैंडम चेंज हुआ है। आप देखिए यहाँ पे बेटा एलील फ्रीक्वेंसीज ब्लैक वाले की ज़्यादा थी, ब्लैक वाले की कम थी, वाइट वाले की ज़्यादा थी। लेकिन जब मैंने स्मॉल एरिया को उठाया यहाँ से और न्यू एरिया को कॉलोनाइज किया, तो यहाँ पे रैंडम चेंज हम लोगों को फ्रीक्वेंसीज में देखने को मिला। जब यहाँ पे रैंडम चेंज इन द फ्रीक्वेंसी हम लोगों को देखने को मिला, तो हम लोग इसी को कहते हैं बेटा फाउंडर इफेक्ट। क्या कहते हैं, फाउंडर इफेक्ट। यानी अगर मैं ये कहूं कि फाउंडर पॉपुलेशन हैव चेंजेस इन एलील फ्रीक्वेंसी फ्रॉम previous population, from previous population, ठीक। जो मैंने ये नए एरिया को कॉलोनाइज किया, तो मुझे यहाँ पे देखने को मिला बेटा चेंजेस इन एलील फ्रीक्वेंसी फ्रॉम प्रीवियस पॉपुलेशन। प्रीवियस पॉपुलेशन से मुझे चेंज देखने को मिला एलील फ्रीक्वेंसीज में, जो आप देख सकते हैं यहाँ वाइट की 80% है, जबकि यहाँ वाइट की जो है कम हो गई, ब्लैक की ज़्यादा हो गई। तो यानी हम लोगों ने जब रैंडमली किसी भी पॉपुलेशन को उठाया, स्मॉल पॉपुलेशन को, तो हमें वहाँ पे एलील फ्रीक्वेंसीज चेंज, एलील फ्रीक्वेंसी का चेंज हम लोगों को देखने को मिला। तो बताइए क्या ये बात सबको समझ में आ रही है, जो है बताइए भाई, फटाफट बताइए मुझे। अगर आ रही है बहुत अच्छी बात है। ठीक है ना, फाउंडर ग्रुप में अलग फ्रीक्वेंसीज देखने को मिल रही है, एलील फ्रीक्वेंसी चेंज हो गई यहाँ पे प्रीवियस पॉपुलेशन से, ठीक। मेरे ख्याल से अगर बात समझ में आ गई हो तो मैं यहाँ पे, यही हमारा जो है पूरा कंसेप्ट था बेटा जो कंप्लीट हुआ, ठीक है ना। चलिए अब मैं जो है अब मैं म्यूटेशंस की बात करता हूँ। मेरे ख्याल से बात पूरी समझ में आ गई होगी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, इसको पढ़िएगा ज़रूर। अब मैं आप लोगों को जो है म्यूटेशंस की बात बताता हूँ। म्यूटेशंस जो आपने पहले भी पढ़ रखा है, और तीसरे पॉइंट पे हम लोग आते हैं जिसका नाम है म्यूटेशंस। क्या नाम है बेटा, म्यूटेशन।
म्यूटेशंस में अगर हम लोग देखें तो सडन चेंजेस इन द सेगमेंट ऑफ डीएनए इज कॉल्ड म्यूटेशंस, या जीन में चेंज हो जाए, सडन चेंज इन द जीन इज कॉल्ड म्यूटेशन। अगर हम लोग देखें तो म्यूटेशंस अलग अलग तरीके का होता है बेटा, क्रोमोसोमल म्यूटेशन और पॉइंट म्यूटेशंस। ठीक है, क्रोमोसोमल म्यूटेशंस में हम लोग अगर देखें लॉस और गेन ऑफ सेगमेंट ऑफ डीएनए बाई, अब अलग अलग तरीके से हो सकता है बेटा, बाई डिलीशन, बाई डुप्लीकेशन, बाई इन्वर्जन, बाई रिवर्स इन्वर्जन, यानी लॉस ऑफ और गेन ऑफ सेगमेंट ऑफ डीएनए बाई डुप्लीकेशन, इन्वर्जन, डिलीशन, किसी भी वजह से, उसको हम लोग बोलते हैं क्रोमोसोमल म्यूटेशन। और पॉइंट म्यूटेशन क्या होता है? चेंजेस इन अ सिंगल बेस पेयर कॉल्ड, कौन सा म्यूटेशंस बेटा? पॉइंट म्यूटेशंस कहते हैं। अब पॉइंट म्यूटेशंस हम लोगों को देखने को मिलता है सिकल सेल एनीमिया में। ठीक है, यहाँ भी सब्स्टिट्यूशन हो सकता है। ठीक है, तो ये म्यूटेशंस की थ्योरी जो आपने पढ़ा है। और म्यूटेशंस जो होते हैं बेटा, ये म्यूटेशंस जो होते हैं रैंडम होते हैं, पढ़ा चुका हूँ, डायरेक्शनलेस होते हैं और ज़्यादातर हार्मफुल होते हैं। ये क्या होते हैं? रेयरली यूज़फुल हैं, जनरली हार्मफुल हैं। ठीक है, रैंडम होंगे, डायरेक्शनलेस होंगे, हार्मफुल होते हैं। अगर यही डायरेक्शन किसी डायरेक्शन, पार्टिकुलर डायरेक्शन में हो जाए तो इवोल्यूशन हो जाएगा। क्या हो जाएगा बेटा? इवोल्यूशन। ये थ्योरी थी ह्यूगो, बताइए भाई, अब तो बता ही सकते हैं, ह्यूगो डी वरीज साहब की थ्योरी थी। क्लियर है? अब मैं बात कर रहा हूँ जेनेटिक रिकॉम्बिनेशंस की। ये सब टॉपिक एक्सप्लेन कर चुका हूँ। अब मैं बात करता हूँ जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन की। जेनेटिक रिकॉम्बिनेशंस, अगर हम लोग जेनेटिक रिकॉम्बिनेशंस में बात करें बेटा, ये क्रोमोसोम है और ये भी क्रोमोसोम है, पैकिटीन स्टेज है, इसके अंदर बाद में जब क्रॉसिंग ओवर हुई आपस में, ठीक, फिर इसके अंदर हम लोगों को देखने को मिला कुछ कैरेक्टर, उसके इसमें आ गए, कुछ कैरेक्टर इसमें आ गए। तो ये जो कैरेक्टर ट्रांसफ़र हो रहे हैं बेटा, ये मियोसिस फर्स्ट के प्रोफेस की स्टेज होती है। प्रोफेस में भी पैकिटीन में क्रॉसिंग ओवर होती है, एंजाइम यही यूज़ होता है, रिकॉम्बिनेज, यही रिकॉम्बिनेज एंजाइम इवोल्यूशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। यानी अगर यही चीज़ें किसी भी ऑर्गेनिज्म के अंदर नहीं होंगी तो उसके अंदर इवोल्यूशन नहीं होगा। जिसके अंदर ये प्रोसेस होगी उसके अंदर इवोल्यूशन होगा। ठीक है, तो यानी ये जो क्रॉसिंग ओवर हो रही है, ठीक है, ये होती है पैकिटीन स्टेज में और यही लीड्स टू वेरिएशंस कराते हैं। क्लियर? अब मैं बात करता हूँ नेचुरल सिलेक्शन की। किसकी बात कर रहा हूँ बेटा? नेचुरल सिलेक्शन की। नेचुरल सिलेक्शन देखिए, लास्ट पढ़ाऊंगा नहीं डिटेल क्योंकि पढ़ा चुका हूँ। नेचुरल
सिलेक्शन। अगर नेचुरल सिलेक्शन की बात करें बेटा तो डार्विन साहब ने यही बताया था, लिखूंगा नहीं ऐसे बताऊंगा, बहुत हो गया, इतना तो पता होना चाहिए ना। अब नेचुरल सिलेक्शंस डार्विन साहब ने दिया था सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट की थ्योरी। सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट यानी वही लोग सर्वाइव करेंगे जो नेचर के साथ, ज़माने के साथ साथ अपने आप को चेंज कर लें। जो रिप्रोडक्टिव फिट हैं उन्होंने मेनली रिप्रोडक्शन को लिया था, जो लार्ज नंबर ऑफ प्रोजेनी को जन्म देती है उसी को, और जो इन्वायरमेंटल कंडीशन के साथ सर्वाइव कर जाए उसी को नेचर सेलेक्ट करता है। हमेशा नेचर सुपीरियर स्पीसीज़ को सेलेक्ट करता है, इन्फीरियर को नेचर कभी नहीं सेलेक्ट करता है। हमेशा नेचर जो है अच्छी चीज़ों को यानी सुपीरियर स्पीसीज़ जो होती हैं उनको सेलेक्ट करता है, और इन्वायरमेंटल कंडीशन भी उसको फेवर में लग जाती है, उसको सपोर्ट करने में लग जाती है। ठीक है ना। तो नेचुरल सिलेक्शन थ्योरी गिवन बाई सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, नेचुरल सिलेक्शन थ्योरी दिया था डार्विन साहब ने। ठीक है ना। चलिए ये तो सारी चीज़ें हो गई। अब हम लोग थोड़ा सा ग्राफ की बात कर लेते हैं, लास्ट टॉपिक है। ठीक है ना। अगर हम लोग ग्राफ की बात करें तो कुछ इस तरह से समझिएगा। ठीक है। ये हम लोग जो है देखते हैं, हम लोग यहाँ पे देखते हैं बेटा, ये परसेंटेज ऑफ मार्क्स है, ये जो है नंबर ऑफ इंडिविजुअल है। ठीक है, समझिएगा। अब मान लीजिए किसी क्लास में जो ज़्यादा बच्चे होते हैं वो मैक्सिमम 85% के होते हैं। ठीक है, क्लियर है। और सबसे कम जो बच्चे होते हैं वो 75% के होते हैं, और इससे ज़्यादा जो होते हैं वो 95% के होते हैं। अब देखिए, अगर हम लोग इसी को लेके एक्सप्लेन करेंगे, परसेंटेज ऑफ मार्क्स हम लोग देखते हैं और नंबर ऑफ इंडिविजुअल। अगर परसेंटेज ऑफ मार्क्स हम लोग देखें बेटा तो 85% यानी मैक्सिमम जो बच्चे होंगे, मैक्सिमम स्टूडेंट वो होंगे बेटा 85%, और 95% पे हो सकता है। अगर मान लीजिए किसी भी स्कूल में 100 बच्चे हैं क्लास 10th में, तो उसमें कम से कम जो है आप मान के चलिए 70% बच्चों का मार्क्स जो है 85% होगा, और 10 to 15 बच्चों का मार्क्स जो होगा वो 95% होगा, और 10 to 15 बच्चों का मार्क्स जो है 75% होगा। जी हर जगह होता है, घोड़े गधे हर जगह पाए जाते हैं। ठीक है ना, जो है, और क्योंकि ये परसेंटेज, ज़्यादा परसेंटेज वाले लोगों की जनसंख्या कम होगी। तो अब मान लीजिए गवर्नमेंट ने क्या किया, गवर्नमेंट ने ये कहा कि आपका एम्प्लॉयमेंट जो है, क्या बेटा, ये तो बात समझ गए होंगे, रफ कर दे रहा हूँ। आपका एम्प्लॉयमेंट, ये जो एम्प्लॉयमेंट है ये नेचुरल सिलेक्शन है, ये फोर्स है, एक्सटर्नल फोर्स है। नेचुरल सिलेक्शन से यही कराएगा कि कौन सेलेक्ट होगा, किसको नौकरी मिलेगी। ये एक्सटर्नल फोर्स यानी एम्प्लॉयमेंट ही आपको सेलेक्ट करेगा इस इन्वायरमेंट में। ठीक, तो हम लोग क्या करेंगे, मान लीजिए गवर्नमेंट ने किया बेटा कि जो 85% के बच्चे हैं ये जो है आर्ट्स ले सकते हैं। ठीक है, और जो 95% वाले बच्चे हैं ये जो है मेडिकल और इंजीनियरिंग की पढ़ाई कर सकते हैं, और जो 75 वाले हैं ये बेटा कॉमर्स ले सकते हैं। ठीक है, तो 75 वाले हैं ये आप मान के चलिए इकोनॉमिक ले सकते हैं। तो 3 तरीके की कंडीशंस जो है डेवलप होंगी बेटा। ठीक है, तो देखते हैं। अब देखिए यहाँ से जो है 3 अलग अलग कंडीशंस डेवलप हो गई हमारे पास। ये किसकी वजह से हुई, ये एक्सटर्नल फोर्स की वजह से हुई, एम्प्लॉयमेंट की वजह से हुई, नेचुरल सिलेक्शन की वजह से हुई। ये नेचर किसको सेलेक्ट करेगा,
ठीक है, तो हुआ क्या, हम लोगों ने देखा गवर्नमेंट ने कह दिया बेटा कि जो आर्ट्स जो जिनका परसेंटेज 85% होगा, ठीक है ना, वो आर्ट्स वालों की मान लीजिए जो है एम्प्लॉयमेंट निकाल दी गवर्नमेंट ने कि जिसका परसेंटेज बेटा जो है 85% होगा उसको जो है एम्प्लॉयमेंट मिलेगी। तो लोग क्या करेंगे, 75% वाले जो है थोड़ा सा मेहनत बढ़ाएंगे अपनी, और 95 वाले बच्चों को अगर आर्ट्स लेना है तो ये अपनी मेहनत कहेंगे कम कर लेंगे कि भाई जब इतनी मेहनत की ज़रूरत है तो हम ज़्यादा मेहनत क्यों करें। ठीक है, तो अगर हम लोग देखें आर्ट्स वाले को एम्प्लॉयमेंट जो मिलेगी उसका ग्राफ कुछ इस तरह से जाएगा कि हम लोग आगे देखेंगे 85% पे जब एम्प्लॉयमेंट मिल रही थी तो ये बच्चे जो है ज़्यादा हो गए। ठीक, फिर गवर्नमेंट ने क्या किया, गवर्नमेंट ने कहा कि बेटा अगर आप मेडिकल और इंजीनियरिंग वालों के लिए निकाल दिया कि जिसका परसेंटेज 95% है वही मेडिकल और इंजीनियरिंग की परीक्षा जो है देगा, वही सेलेक्ट होगा। तो लोग क्या करेंगे, 75% वाला भी मेहनत करेगा, हाँ के करेगा कि नहीं, वो चाहेगा कि मैं इस पीक को क्रॉस करूं। 85 वाला भी क्या करेगा, मेहनत करेगा। तो यानी ये ग्राफ जो होगा बेटा कुछ इस तरह से आएगा। ठीक है, लेकिन फिर क्या हुआ, गवर्नमेंट ने क्या किया बेटा, गवर्नमेंट ने किया जी इस वाले में बेटा गड़बड़ हो गया है, इसको मान लीजिए आप 75% वाला, 75% पे गवर्नमेंट ने निकाल दिया कि आपको जो है इकोनॉमिक जिन 75% अगर आप लाएंगे तो आपको इकोनॉमिक की मान लीजिए 30,000 नौकरियां गवर्नमेंट ने निकाल दी। तो 85 वाले 95 वाले भी क्या सोचेंगे कि भाई इसमें सैलरी जो है अच्छी खासी 80,000 सैलरी दे रहा है गवर्नमेंट, तो हम लोग भाई इतनी मेहनत क्यों करें आर्ट्स के लिए और 95% के लिए, हम भाई यही ले लें, अच्छे से ज़िंदगी हमारी गुजर जाएगी। तो लोग क्या करेंगे, 75% यानी मेहनत करके, यानी ये लोग जो हैं ये लोग मेहनत कम करना शुरू कर देंगे कि हम 75% पे ही इकोनॉमिक उठा लेंगे। ठीक है ना, तो जो है इस तरीके से ग्राफ आएगा। लेकिन 85% पे क्या है कि जब 85% पे आएंगे तो ये वाला भी चाहेगा कि भाई, फिर गवर्नमेंट ने क्या किया, आर्ट्स के लिए नौकरी निकाल दी, किसके लिए कि अब जो है ना इकोनॉमिक के लिए ना मेडिकल के लिए इस साल जो है 70,000 रुपया आर्ट्स वालों को मिलेगा जो 85% लेके आएंगे, इनको नौकरी मिल जाएगी। तो 75 वाला क्या करेगा, थोड़ा सा बढ़ाएगा मेहनत, और 95 वाला भी क्या करेगा, मेहनत थोड़ा सा घटा देगा। तो यहाँ पे जो पीक हम लोगों को देखने को मिलेगा बेटा कुछ इस तरीके से होगा। ठीक, यानी हम लोग देखेंगे दो डायरेक्शंस में मोमेंट होगा। ठीक है ना, ये वाले थोड़ा सा मेहनत अपनी बढ़ाएंगे, ये वाले मेहनत बढ़ाएंगे, और ये वाले मेहनत क्या कर लेंगे बेटा, कम कर लेंगे अपनी। ठीक है ना, तो हम लोग देखेंगे इस तरीके से हमारा जो है पीक ग्राफ का आएगा। तो हम इसको मेडिकल लैंग्वेज में एक्सप्लेन करते हैं। ठीक है बेटा, अगर हम लोग देखें तो हम लोगों को ग्राफ जो देखने को मिलता है, ये ग्राफ जो है किस साइड में जा रहा है बेटा, स्टेबलाइजिंग की साइड में। ठीक, और ये वाला ग्राफ जो एक डायरेक्शन में शिफ्ट हो रहे हैं, सारे के सारे एक डायरेक्शन में जा रहे हैं, एक पार्टिकुलर डायरेक्शन में शिफ्ट हो रहा है, तो हम लोग बोलेंगे डायरेक्शनल। ठीक है, ये दोनों तरफ से शिफ्ट हो रहा है तो हम लोग इसको बोलेंगे डिसरप्टिव। यानी एक स्पीशीज़ अगर हम लोग देखें, एक नेचुरल सिलेक्शन यानी एम्प्लॉयमेंट के चक्कर में पार्टिकुलर जो है डायरेक्शन में ग्राफ हमारा शिफ्ट होता है। ठीक है, नेचुरल सिलेक्शंस यानी जो एम्प्लॉयमेंट थी यहाँ पे वो नेचुरल सिलेक्शन का काम कर रही थी, यानी कोई ना कोई एक्सटर्नल फोर्स था जो पार्टिकुलर स्पीशीज़ को पार्टिकुलर डायरेक्शन में, पार्टिकुलर इन्वायरमेंट में स्टेबलाइज कर रहा था, पार्टिकुलर डायरेक्शन में मूव करा रहा था। ठीक है, समझ रहे हैं बात। तो इस तरीके से जो है ग्राफ आपका भी ख़त्म होता है। ठीक है बेटा, तो हम लोग कल जो है बात करेंगे ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ द ओरिजिन ऑफ प्लांट्स, एनिमल्स एंड डिफरेंट स्पीशीज़। ठीक है, डिफरेंट एराज की बात करेंगे, रामापिथिकस जो है और हम लोग एस्ट्रोलोपिथिसिन्स। ठीक है, ड्राप्थिकस, रामापिथिकस, एस्ट्रोप्लेथियंस, होमो हैबिलिस, होमो इरेक्टस, निएंडरथल मैन, क्रो मैग्नन मैन, मॉडर्न मैन
की जो है बात करेंगे। और आज इतना ही। अभी हम आपको एक वीडियो ज़रूर थोड़ा सा सुनाएंगे कि नीट की जो है प्रिपरेशंस के लिए हम लोगों को क्या करना है अब, और कैसी एक हमारा टारगेट अब फिक्स हो जाना चाहिए, क्योंकि डेट फिक्स हो चुकी है और मैक्सिमम टॉपिक यहाँ से कवर किए जा रहे हैं। और मेरे ख़्याल से ये आपका 5वीं 6ठी बार जो है रिवीज़न चल रहा है। हमने फेब में जो है आपके कोर्स ख़त्म किए थे, उसके बाद से रिवीज़न भी 1 महीना कराया था और यहाँ से भी रिवीज़न पे रिवीज़न चल रहा है आपका। तो ये सबसे अच्छा मौका है आपको सेलेक्ट होने का। दूसरी चीज़ बेटा, मैं तो यही कहूँगा जो है कि मेहनत करते रहिए, वरना जो है क्योंकि कट ऑफ आप हाई लेके चलिए, 600 के प्लस लेके चलिए आप, 600 प्लस। अब आपको कैसे तैयारी करनी है ये आप डिसाइड करिए, क्योंकि कट ऑफ 600 से कम नहीं जाने वाली है। मैक्सिमम बच्चों को जो है टाइम मिल गया है, जिनकी फ़िज़िक्स स्ट्रांग नहीं थी वो फ़िज़िक्स बहुत अच्छे से स्ट्रांग कर सकते हैं, ठीक है ना। 2 महीने पेपर एक्सटेंड हो गया, मई में पहले होना था, अब 2 महीने लगभग एक्सटेंड हो गए हैं। तो ये बहुत बड़ी चीज़ है। 2 महीने में इंसान क्या 15 दिन में फ़िज़िक्स इधर से उधर कर सकता है, ठीक है ना। पूरा प्रिपरेशन का बहुत अच्छा समय मिल गया है उनको। तो आप लोग टारगेट हाई रखिए, ठीक है ना। मैं थोड़ा सा अभी एक वीडियो डालूंगा इस पर कि कैसे स्ट्रेटजी अब बनानी है आपको, ठीक है बेटा। लाइक करिए, कमेंट करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करना ना भूलें, ठीक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।